बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वाव नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम सीपीसी का 40th लेक्चर पढ़ेंगे। और डियर एस्पिरेंट्स, जो यूट्यूब फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है वहाँ से तो यही पता चलता है कि सिर्फ एक या दो लोग हैं जो रेगुलरली इस लेक्चर को देखते हैं। तो ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए शायद ये गाइडलाइंस आपको, अगर आप खुद से चाहते तो शायद ये आपको जल्दी ना मिलती। तो प्लीज़ प्लीज़ पैशन के साथ पढ़ा करें और लेक्चर्स को साथ के साथ देखा करें, ठीक है। अच्छा, मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, एक हमारी सीरीज चल रही है स्पेसिफिक इफेक्ट की। उसका हमने 2-3 लेक्चर कर लिए हैं, 2-3 लेक्चर रह गए हैं, तो हमारा स्पेसिफिक इफेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप प्लीज़ यही जो चैनल है यूट्यूब का, इसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन तलाश करें, तो वहाँ पे आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक हमारी सीरीज चल रही है कोड प्रैक्टिस के नाम से, जिसमें मैं आपको वो लोग जिन्होंने रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं की या जो अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं, मैं उनको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, तो उसको भी आप साथ के साथ देखें। और एक में हमारी सीरीज जो है वो है जर्नल गाइडलाइंस टू इंश्योर द सक्सेस, जिसमें मैं टिप्स देता हूँ कि किस तरह एक कम्पिटिटिव एग्जाम में हम अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप जब भी लेक्चर अपलोड हो उससे साथ के साथ देखा करें, और फिर जो है कमेंट भी किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अब हम शुरू करते हैं। ऑर्डर 13 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में है। यहाँ पे मैं पूरा इसका टाइटल नहीं लिख सका ऑर्डर 13 का। एक्चुअली इसका पूरा टाइटल है प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़े थे रूल 1 से लेके रूल 4 तक। हमने उसको डिटेल में 39th लेक्चर में देखा। अगर आप उसको अभी तक गो थ्रू नहीं कर सके तो प्लीज़ आप पिछला जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं। आज हमने रूल 5 जो है वो पढ़ना, ठीक है। तो रूल 5 क्या कहता है? अच्छा, मैं रूल 5 का ना आपको करेक्ट बता देता हूँ, तो फिर मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। रूल 5 जो है वो ये कहता है कि भाई, अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया है जो कि पेश करने वाली पार्टी के इस्तेमाल में भी है, और वो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एविडेंस के तौर पे जमा करवा के नहीं जा सकती। जैसे एक खाता है या जो एक अकाउंट का जो रजिस्टर है, वो तो डेली यूज रजिस्टर है, तो वो अगर एक पार्टी जो है वो अगर अदालत में दे जाए तो फिर उसका अपना सिस्टम, उसका अपना बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। या इसी तरह अगर कोर्ट ने कोई रिकॉर्ड मंगवा लिया है किसी डिपार्टमेंट से, या कोई पार्टी को डॉक्यूमेंट ले आई है जो कि वॉल्यूम्स में है, खाते हैं ना, अकाउंट हिसाब किताब है, किसी बैंक का लेजर है, तो बड़े बड़े वो आ गए हैं, तो क्या कोर्ट वो 6-6 वॉल्यूम्स जो हैं, क्या कोर्ट उसको मिसल का हिस्सा बनाएगी? नॉट एट ऑल। तो रूल 5 उसका तरीक़ेकार बताता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आने वाला डॉक्यूमेंट जो है, बतौर एविडेंस पेश होने वाला डॉक्यूमेंट जो है, उसको कोर्ट में रखना मुनासिब ना हो किसी वजह से, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी कि उसकी वो जो रेलिवेंट एंट्रीज, वो रेलिवेंट पेज जो रिक्वायर्ड होगा, उसकी एक फोटोकॉपी करवाई जाएगी, और कोर्ट उसको कंपेयर कर लेगा असल फाइल से, और उसके ऊपर एक नोट दे देगा फोटोकॉपी के ऊपर, और अपने ऑर्डर में भी लिख देगा कि ये वाली जो एंट्री है, ये वाला पेज जो है, ये मैंने ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया है, और ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि ओरिजिनल पेज है। तो मैं कंपेयर करने के बाद इसको मैंने दुरुस्त पाया है, तो अब मैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मैं इसको पार्टी को क्या करता हूँ, वापस करता हूँ। तो आपने अक्सर कोर्ट्स में देखा होगा कि वो डॉक्यूमेंट कंपेयर विद करके वापस कर देते हैं। तो वो बेसिकली कौन सी प्रोविजन है? वो ऑर्डर 13 रूल 5 की प्रोविजन है। और एग्जिबिट की प्रोविजन कौन सी थी? वो इससे पिछली थी, ऑर्डर 13 रूल 4। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब मैं जब आपको बताऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, तो आपको उसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए।
वो ये कहता है इंडोर्समेंट ऑन कॉपीज ऑफ एडमिटेड एंट्रीज इन बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड save in so far as is otherwise provided by the Banker Books Evidence Act 1891 where a document admitted in evidence in the suit is an entry in a letter book or a shop book or other account in current use। इसको प्लीज आप हाईलाइट करें कि वो जो डॉक्यूमेंट आया है एविडेंस के तौर पे वो इन करंट यूज है। क्या मतलब कि कोर्ट उसको अपने पास नहीं रख सकती, कोर्ट उसको अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि वो करंट यूज में है। द पार्टी ऑन हुज बिहाफ द बुक और अकाउंट इज प्रोड्यूस में फर्निश अ कॉपी ऑफ द एंट्री। तो पार्टी उस डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर सकती है, एंट्री की एक कॉपी जो है वो पेश कर सकती है। जैसे एक यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी आता है तो वो अपना रजिस्टर लेके आता है, तो वो रजिस्टर उसके इस्तेमाल की चीज होती है, उसने और लोगों के भी निकाहनामे देखने होते हैं, तो वो क्या करता है साथ में एक सर्टिफाइड कॉपी भी ले आता है और ओरिजिनल रिकॉर्ड भी ले आता है। कोर्ट उस सर्टिफाइड कॉपी को कंपेयर करके ओरिजिनल के साथ उसके ऊपर एग्जिबिट लगा के तो ओरिजिनल क्या करती है वापस कर देती है। ये इसकी एक मिसाल है। तो वो पार्टी जो कि वो पेश करना चाह रही है वो बुक या अकाउंट, वो क्या करेगी, वो उसकी कॉपी जो है वो एंट्री की जो कि इन डिस्प्यूट है, जो कि पेश होनी है, वो कोर्ट में उसकी एक कॉपी पेश करेगी। अच्छा, अब इसको ना, इसको ये जो 1 है इसको मिला के पढ़े आप 3 के साथ। किसके साथ? ये जो क्या हो गया इसको, ये जो 1 है इसको किसके साथ मिला के पढ़ना बच्चों? 3 के साथ। कह रहा है वेयर अ कॉपी ऑफ एन एंट्री is furnished under the foregoing provision, वही ऊपर the court shall after causing the copy to be examined, compared and certified in the manner mentioned in this, rule 17 of order 7 mark the entry and cause the book account of record in which it occurs to be returned to the person producing it। वो कहता है ऑर्डर 6-7 रूल 17 के मुताबिक कोर्ट उसका मुआजना करके उस एंट्री को मार्क कर लेगा और असल बुक जो है वो उसको क्या कर देगा, पार्टी को वापस कर देगा। ठीक है, जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। अच्छा, ये जो ऑर्डर 7 रूल 17 है ये हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या था? ऑर्डर 7 रूल 17, ठीक है, ये क्या था? प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक्स save in so far as provided Banker Books where a document on which the plaintiff sue in entry in a shop book or the account in possession or power, the plaintiff shall produce a book or account at the time of filing the plaint together with a copy of the entry on which he relies। तो वो क्या करेगा कि वो जो एंट्री पेश करना चाह रहा है उसको उसकी ओरिजिनल बुक भी पेश करेगा और साथ में उसकी कॉपी पेश करेगा। कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट और सच ऑफिसर इन दिस बिहाफ शैल फोर्थ मार्क द डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर एग्जामिनिंग एंड कंपेयरिंग द कॉपी विद द ओरिजिनल शैल इफ इट फाउंड करेक्ट सर्टिफाइड टू बी एंड रिटर्न टू द बुक टू द प्लेंटिफ एंड कॉज द कॉपी टू बी फाइल्ड। तो वही बात हुई, वो उसको ओरिजिनल से कंपेयर करेगा और अगर वो दुरुस्त पाएगा तो वो क्या करेगा, ओरिजिनल वापस कर देगा और जो कॉपी होगी उसको क्या कर लेगा, एग्जिबिट कर लेगा। तो यही बात बेसिकली क्या कर रहा था, ये वाला कह रहा है वेयर द कॉपी ऑफ एंट्री इज फर्निश्ड अंडर द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस रूल द कोर्ट शैल आफ्टर काजिंग द कॉपी टू बी एग्जामिन्ड कंपेयर्ड एंड सर्टिफाइड इन मैनर मेंशन्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 17 मार्क द एंट्री एंड कॉज द बुक अकाउंट और रिकॉर्ड इन विच अकर बी टू रिटर्न टू द पर्सन प्रोड्यूसिंग इट। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। अब हम रूल 2 पढ़ते हैं, वो क्या है? where such a document is an entry in a public record। देखें ऊपर बात हो रही थी अकाउंट बुक्स की, तो अब वो कह रहा है पब्लिक रिकॉर्ड से अगर एक डॉक्यूमेंट आ रहा है तो वो डॉक्यूमेंट भी तो बार बार पब्लिक को चाहिए होगा ना। वो तो एक दिन भी पटवारी का काम रुक जाएगा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम रुक जाएगा अगर उससे वो डॉक्यूमेंट लेके रख लिया जाए। तो फिर क्या होगा? वेयर सच अ डॉक्यूमेंट इज एन एंट्री इन ए पब्लिक रिकॉर्ड produced from a public office or by public officer or any entry in book or account belonging to a person other than a party on whose behalf the book or account is produced, the court may require a copy of the entry to be furnished। तो कोर्ट उससे कहेगा कि वो जो एंट्री है रेलिवेंट जिसकी बाबत तुम ये डॉक्यूमेंट लेके आए हो उसकी एक कॉपी प्रोवाइड करो।
where the record or book or account is produced on behalf of the party then by that party। और वो कॉपी की एंट्री कौन देगा ते जब किसी पार्टी के पे आप पे वो आ रही है तो वो पार्टी where the record book or account is in obedient to an order of the court acting of his own mission then either or any party। और अगर कोर्ट ने खुद से रिकॉर्ड मंगवाया तो फिर कोर्ट किसी एक पार्टी को कह सकता है कि तुम इस एंट्री की एक कॉपी जो है वो मुझे क्या करो, प्रोवाइड करो। ठीक है, और आगे फिर वही जब वो आ जाएगी तो उसको कंपेयर करके उसको क्या करना है, वापस कर देना है। तो बच्चों होप कि आपको रूल 5 की जो है वो समझ आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रूल 6 की तरफ चलते हैं। इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड एज इनएडमिसिबल इन एविडेंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखें, रूल 4 था किसके बारे में, जहां पे डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा वो क्या था, रूल 4। आपने देखा ना कोड लिखता है इसको एग्जिबिट 1 P1 एग्जिबिट P2, तो वो बेसिकली कौन सा था, वो रूल 4 था। लेकिन जब कोर्ट समझती है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं आ सकता तो उससे कौन डील करेगा, उससे रूल 6 जो है वो डील करेगा। तो वो कहता है कि होगा क्या, endorsement on document rejected as inadmissible in evidence where a document relied on as evidence by either party is considered by the court to be inadmissible in evidence, there shall be endorsed thereon the particular mentioned in clause A, B and C of rule 4 sub rule 1 together with the statement of its having been rejected and the endorsement shall be signed or initialed by the judge। जिस तरह कोर्ट एग्जिबिट लिखता है इसी तरह कोर्ट उसके ऊपर क्या लिखेगा, उसके ऊपर लिखेगा कोर्ट के इनएडमिसिबल या रिजेक्टेड वो लिखेगा, और साथ में कौन से पार्टिकुलर लिखेगा, वो जो रूल 4 में दिए हुए हैं ये वाला, द नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट, द नेम ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, द डेट ऑन विच इट वाज प्रोड्यूस्ड एंड अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स हैविंग बीन सो एडमिटेड। तो ये वाली जो 3 चीजें हैं ये उसके साथ लिखी जाएंगी, और चौथी चीज होगी कि उसको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज कहाँ पे आएगी, जब डॉक्यूमेंट को क्या किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है उस सूरत में। ठीक है, तो एंड द इंडोर्समेंट शैल बी साइंड और इनिशियल बाय द जज, और जज उसको क्या करेगा, उसको साइन करेगा उस एग्जिबिट को, यानी उस स्टेटमेंट को इनएडमिसिबल लिख कर ना, या रिजेक्टेड लिख के। इनएडमिसिबल से क्या मुराद है कि वो कानून शहादत के मुताबिक वो डॉक्यूमेंट जो है वो एज ए एविडेंस जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, या वो प्रूव नहीं हो सका, या आप देखें ना प्रिविलेज एक डॉक्यूमेंट बिटवीन द लॉयर एंड द क्लाइंट, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, तो वो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है। वो रेलिवेंसी तो हो सकती है, रेलिवेंट तो हो सकता है, लेकिन एडमिसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो होप कि आपको रूल 6 की जो है वो आपको समझ आ गई है। रूल 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 7 ये कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट। एवरी डॉक्यूमेंट विच हैज बीन एडमिटेड इन एविडेंस आर कॉपी देयर और वेयर अ कॉपी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर ओरिजिनल अंडर रूल 5 shall form part of the record of the suit, and documents not admitted in evidence shall not form part of the record and shall be returned to the person respectively producing them। देखो डियर एस्पिरेंट्स कि देखो डियर एस्पिरेंट्स कि ये जो अगर आप कोर्ट की कोई फाइल देखें तो वो फाइल बड़ी मोटी होती है। ठीक है, बहुत मोटी हुई होती है, उसमें इतनी फोटोकॉपीज लगी होती हैं, और एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी 6-6 जगहों पे लगी होती हैं। तो जो लॉ है ना वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट तो एविडेंस में कोर्ट ने ले लिए उनको तो एग्जिबिट लगे होंगे, तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन वो फोटोकॉपियां जो कोर्ट ने नहीं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, जो किसी पार्टी ने एविडेंस में पेश नहीं किए, बेशक वैसे ही पेश किए हों लेकिन एविडेंस में पेश ना किए हों, और उसको रिकॉर्ड का यानी उनको एग्जिबिट भी ना लगा हो, तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगी, वापस करेगी। प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं है, लेकिन
होना ऐसे ही चाहिए कि जो एक डॉक्यूमेंट अदालत में आता है, अगर वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना तो वो पार्टी को वापस देना चाहिए और कोर्ट ऑर्डर में लिखे कि ये डॉक्यूमेंट जो थे ये चूंकि इनएडमिजिबल हैं या ये एडमिजिबल नहीं हुए, इसलिए इनको क्या किया जा रहा है, इनको वापस किया जा रहा है। अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं तो आपको पता चलेगा। रूल 7 का क्रक्स ये है कि जो डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट लग गया है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लो, और जो नहीं लगा या जो एडमिजिबल नहीं है उसको वापस कर दो, जैसे फोटो कापियां होगी ये वो। अच्छा जी, every document which has been admitted in evidence or a copy thereof where a copy has been substituted for the original under rule 5 shall form part of the record of the suit। तो वो डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस में एडमिट हो गया और उसको रूल 4 के तहत क्या हो गया है, रूल 4 या रूल 5 के तहत क्या एग्जिबिट लग गया है, तो उसको कोर्ट क्या करेगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगी। ये नहीं होगा कि एग्जिबिट लगा के पार्टी को पकड़ा दिया जाए डॉक्यूमेंट, नहीं। अच्छा, और सब रूल 2 क्या कहता है, डॉक्यूमेंट नॉट एडमिटेड इन एविडेंस शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड शैल बी रिटर्न टू द पर्सन रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूसिंग देम। और वो डॉक्यूमेंट जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बने उसको वापस कर दिया जाएगा उस बंदे को जिसने वो डॉक्यूमेंट पेश किया है। तो बच्चों, होप आपको रूल 7 की जो है वो समझ आ गई है। आगे चलते हैं। आगे रूल 8 है, कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड। अच्छा, इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है बच्चों? देखो मेरी बात सुनो, जो स्टैंप एक्ट है ना वो ये कहता है कि जो स्टैंप एक्ट के एंड पे वैल्यू लिखी है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ना वो स्टैंप ड्यूटी लगी होनी चाहिए, वो कोर्ट फी या वो स्टैंप लगी होनी चाहिए, चाहे वो स्टैंप पेपर की सूरत में लगी हो, चाहे वो टिकटों की सूरत में लगी हो, चाहे वो एडहेसिव स्टैंप हो, ठीक है। तो लेकिन अगर वो नहीं लगी, मसलन देखें ना आजकल एग्रीमेंट टू सेल वो कितने के पेपर के ऊपर होना चाहिए, कम से कम 1200 रुपए के पेपर के ऊपर एग्रीमेंट टू सेल जो है वो होना चाहिए। तो अगर एक एग्रीमेंट टू सेल आ जाए जो कि 1200 रुपए के ऊपर ना हो तो फिर उस पर चूंकि स्टैंप ड्यूटी नहीं है तो वो स्टैंप एक्ट कहता है कि वो जिस भी अथॉरिटी के पास आ गया, चाहे कोर्ट के पास आ गया, वो कोर्ट उसको क्या कर लेगी, उस डॉक्यूमेंट को जब्त कर लेगी। उसको कहते हैं इम्पाउंड करना। क्या करना? इम्पाउंड करना। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम टर्म है। कोर्ट उसको इम्पाउंड कर लेगी उस डॉक्यूमेंट को, और कब तक उसको इम्पाउंड रखेगी? जब तक कि वो उसके ऊपर वो 11 गुना प्लेंटी नहीं दे देते। वो भी स्टैंप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एक डॉक्यूमेंट पे अगर ड्यूटी नहीं लगी, स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी, तो फिर उसका क्या तरीकेकार होगा कि उसका 11 गुना जो है वो फाइन जो है वो अदा करेगा। इंशाल्लाह हम जब स्टैंप एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में ये चीज जो है वो देखेंगे। अच्छा बच्चों, कि वो जो है वो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इम्पाउंडिंग। अब सीपीसी में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यही है कि अगर एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आ गया है, बेशक वो डॉक्यूमेंट अंडर रूल 4 एडमिजिबल है या अंडर रूल 5 एडमिजिबल है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो रेक्विजिट्स कोर्ट फी नहीं लगी या स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी, तो कोर्ट उसको क्या कर लेगी, इम्पाउंड कर लेगी। और ये कौन सा रूल है? ये रूल 8 है। The court may order any document to be impounded, notwithstanding anything contained in Rule 5 or Rule 7 of this order or Rule 17 of Order 7. The court may seize sufficient cause, direct any document or book produced before it in any suit to be impounded and kept in custody of the officer of the court for such period and subject to such condition as the court think fit। तो वो कंडीशंस क्या होंगी? वही कि वो फाइन वगैरह जो है वो उसको क्या करे, वो पे करे। तो बच्चों ये क्या था, ये रूल जो था वो 8 था। अब हमने पढ़ना है रूल 9, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके बारे में है? ये है रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। अच्छा बच्चों, अब जो एक है प्रोविजन, वो है वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, कि कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट अगर रिटर्न करना है तो किस तरह से करना है। देखिए होता ये है कि पार्टी जो है वो जब एविडेंस करवाती हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जो है वो पेश कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो केस डिसाइड हो जाता है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको वापस चाहिए होते हैं। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या किया जाए, वापस किया जाए। अच्छा,
अगर तो वो कोई ऐसा केस था जिसमें के कोई अपील हो ही नहीं सकती थी, तो फिर तो कोर्ट उसको फौरन वो डॉक्यूमेंट जो है वो वापस कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा केस था जिसके अगेंस्ट कोई अपील जो है वो पेंडिंग हो, तो जब तक कोर्ट की ये तसल्ली ना हो जाए कि अपील डिसाइड हो चुकी है या अपील का जो पीरियड है वो गुजर चुका है, कोर्ट वो डॉक्यूमेंट जो है वो वापस नहीं करेगा। लेकिन अगर अपील का वक्त भी ना गुजरा हो या अपील पेंडिंग हो और पार्टी को वो डॉक्यूमेंट इमरजेंसी चाहिए हो ओरिजिनल वापस, तो उस सूरत में वो पार्टी फिर तीसरा क्या मोड है कि वो पार्टी जो है वो फिर कोर्ट में उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे के तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो वापस ले सकती है। यानी हमने जो अभी तक पढ़े हैं, सबसे पहला जो था मोड जो था रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट का, वो ये था कि वो दावे की नोयत ऐसी थी कि उसके अगेंस्ट फैसले के अगेंस्ट अपील हो ही नहीं सकती थी, तो वो डॉक्यूमेंट तो कोर्ट आंखें बंद करके दे सकता है। लेकिन अगर उसमें अपील हो सकती थी तो पहले कोर्ट कंफर्म करेगा कि क्या अपील जो है वो डिसाइड हो चुकी है या क्या अपील का जो पीरियड है वो गुजर चुका है, ठीक है। और जब कोर्ट की तसल्ली हो जाएगी तो कोर्ट डॉक्यूमेंट वापस करेगा। एक वो तीसरा रास्ता है, तीसरा जब कि अभी केस भी डिसाइड नहीं हुआ या अभी अपील भी डिसाइड नहीं हुई या अभी लिमिटेशन भी नहीं गुजरी, तो पार्टी जो है वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकती है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है वापस चाहिए। लेकिन उस सूरत में उसको कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी जो है वो देनी होगी। अच्छा, जब कोर्ट एक ऑर्डर कर देगी कि ये डॉक्यूमेंट इसको वापस कर दिया जाए, तो उसके बाद क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो जो एल्म जो है कोर्ट का, उसका अपना एक रजिस्टर होगा, उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, शायद रीडर के पास होता है। वो उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट की एंट्री करेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट वापस, और वो सर्टिफाइड कॉपी उस फाइल के अंदर लगा देगा और असल जो डॉक्यूमेंट है वो वापस कर देगा उसको, जिस पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट की वापसी के लिए क्या किया था, जो है वो अप्लाई किया था। अच्छा, अगर तो केस पेंडिंग है तो उस सूरत में रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट किसने करना है, उस सूरत में कोर्ट ने, जहाँ पे वो केस पेंडिंग है उसने वापस करना है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट, अगर वो केस फाइनली डिसाइड हो चुका है, कंसाइंड टू रिकॉर्ड रूम हो गया है, तो उस सूरत में वो कोर्ट ने नहीं वापस करना, बल्कि वो जो रिकॉर्ड कीपर है उसने वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करना है, वो वापस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। Return of admitted document. Any person, whether a party to the suit or not, desirous of receiving back any document produced by him in the suit and placed on the record, shall, unless the document is impounded under Rule 8, be entitled to receive back the same. अच्छा जी, तो वो वापस लेने का हकदार होगा कब, where the suit is one in which an appeal is not allowed when the suit has been disposed of। यानी वो केस जो डिसाइड हुआ उसके अगेंस्ट कोई अपील हो ही नहीं सकती, तो कोर्ट वो डॉक्यूमेंट वापस कर देगा। या where the suit is one in which an appeal is allowed when the court is satisfied that the time for preferring an appeal has elapsed and no appeal has been preferred, and if an appeal has been preferred when the appeal has been disposed of, तो उस सूरत में कोर्ट वो डॉक्यूमेंट उसको क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट अ डॉक्यूमेंट मे बी रिटर्न एट एनी टाइम, इसको हाईलाइट कर लें, ईदर देन अर्लियर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस रूल इफ द पर्सन अप्लाइंग देयरऑफ डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर और सर्टिफाइड कॉपी टू बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओरिजिनल एंड अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल इफ रिक्वायर्ड सो। वो अंडरटेकिंग दे कि जब कोर्ट कहेगी मैं ओरिजिनल वापस कर दूंगा, तो उस और साथ में सर्टिफाइड कॉपी दे तो कोर्ट उसको ओरिजिनल वापस कर देगा, चाहे वो केस का फैसला हुआ है या नहीं हुआ, चाहे उसके अगेंस्ट अपील लाई करती है या नहीं करती, चाहे वो अपील का फैसला हुआ है या नहीं हुआ। Provided also that no document shall be returned which by force of decree has become wholly void or useless। लेकिन कोर्ट वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं करेगा जिसको कोर्ट ने मंसूख कर दिया है अपने फैसले के लिए, या कैंसिल कर दिया है या मंसूख कर दिया, वो नहीं वापस होगा। Provided further that the cost of such certified copy shall be recoverable as fine from the party at whose instance the original document has been
प्रोड्यूस। तो इसका वो पार्टी उसकी सर्टिफाइड कॉपी की कॉस्ट वो पार्टी पे करेगी जिसने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में क्या किया था, पेश किया था। ऑन द रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिटेड एज रिसीट शैल बी गिवन बाय द पर्सन रिसीविंग इट। तो वो पर्सन जो लेके जा रहा होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो कोर्ट में रिसीविंग देगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जा रहा हूँ। तो बच्चों ये था किसके बारे में, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में था। अब इसी के बारे में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट जी और पैरा 21 है, वो क्या कहता है, वो कहता है डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस कैन बी रिटर्न टू द पर्सन producing them subject to the provision of Order 13 Rule 9। ठीक है, if an application is made for return of document produced in evidence before the expiry of period of filing an appeal or before disposal of the appeal, care should be taken to require a certified copy to be placed on record and make an undertaking for production of the original। वही बात है कि वो उसको सर्टिफाइड कॉपी देनी पड़ेगी अगर अपील अभी डिसाइड नहीं हुई। ठीक है, in pending casing, application for return of document should be made to the court where the case is pending। अगर वो केस पेंडिंग है तो फिर उस कोर्ट को रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसने क्या किया है, जिसने के जहाँ पे केस पेंडिंग है। इन डिसाइडेड केसेस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ record room shall return the document without consulting the original court only when the applicant deliver a certified copy to substitute it for the original and undertake to produce the original if required to do so। तो वो रिकॉर्ड रूम कीपर जो है वो उसको देगा अगर वो केस पेंडिंग नहीं है। इन अदर केसेस एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द ओरिजिनल कोर्ट और इट्स सक्सेसर इफ द कोर्ट कंसीडर दैट डॉक्यूमेंट मे अंडर ऑर्डर बी रिटर्न इट शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। अदरवाइज जो है डिसाइडेड केसेस में तो उसको देना है, दूसरे केसेस में उस कोर्ट को एप्लीकेशन देनी है जो उस पर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। The application should be presented to the officer in charge of the record room who will pass an order for return of the document। इसी तरह वो रिकॉर्ड रूम का ऑफिसर इंचार्ज उस पर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर ऑन रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। अच्छा, यहीं पे एक ये रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर इसको कहते हैं 24 और ये किसके बारे में है, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के, रजिस्टर फॉर डॉक्यूमेंट रिटर्न। ठीक है, तो उसकी वो कोड में क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो ये बच्चों हमने जो पढ़ा है ये हमने रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा है। ये मेरा एक रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट का जो है वो ऑर्डर है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद आर्गुमेंट, द पिटिशनर हैज मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड has prayed that while accepting original document may kindly be returned। Perusal of the record shows that the plaintiff has got exhibited the certified copy of ये वो डॉक्यूमेंट की तफसील है। ठीक है, फिर the petitioner is in need of the said document original document, the attested copy of above mentioned documents have been annexed with the application। In the interest of this, the application for return of original document is allowed। Element of this court is directed to hand over the document ये and ये after the placing of certified copy of said document and after verification। The application along with the order be annexed with the main file। Entry in this regard be made in relevant register। तो बच्चों ये था ऑर्डर कौन सा, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, अच्छा उसके बाद रूल 10 है जो ये कहता है कि एक कोर्ट की ये पावर है कि वो किसी भी दूसरी कोर्ट का रिकॉर्ड जो है उसको क्या कर सकती है, तलब कर सकती है। द कोर्ट मे सेंड फॉर papers from its own record or from other record। The court may of its own action and may in its discretion upon the application of any party of the suit send for either from its own record or from any other court the record of any other suit or proceeding and inspect the same।
कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो किसी भी दूसरी कोर्ट का रिकॉर्ड जो है उसको क्या कर सकती है, तलब कर सकती है और उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। कोर्ट उसको सो मोटू भी तलब कर सकती है और कोर्ट किसी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर भी तलब कर सकती है। अगर वो एप्लीकेशन है तो क्या होगा, एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस rule shall, unless the court otherwise direct, be supported by an affidavit showing how the record is material to the suit in which the application is made, and the applicant cannot without any reasonable delay or expense obtain a duly authentic copy of the record or of such portion thereof as the applicant requires, अच्छा और दैट प्रोडक्शन ऑफ द original is necessary for the purpose of justice। तो वो जो एप्लीकेशन उसने देनी है रिकॉर्ड तलब करने के लिए, तो उसके साथ एफिडेविट भी होना चाहिए, फिर उसमें रीजंस भी लिखी होनी चाहिए कि क्यों वो डॉक्यूमेंट मंगवाना ज़रूरी है और क्या उससे कोई अनरीजनेबल डिले या एक्सपेंसेस तो नहीं कॉज होंगे, ये भी उसके अंदर जो है वो क्या करना होगा, वो बताना होगा। ठीक है, और फिर ये भी बताना होगा कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल shall be deemed to enable the court to use in evidence any document which under the law of evidence would be inadmissible in the suit। वो कह रहा है अगर कोर्ट किसी कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लेती है तो वो रिकॉर्ड सिर्फ इस बुनियाद पे एडमिसिबल नहीं हो जाएगा कि कोर्ट ने उसको किसी दूसरी कोर्ट का रिकॉर्ड समन किया है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट, वो अगर रिकॉर्ड जो दूसरी कोर्ट का आया है, अगर उसकी एडमिसिबिलिटी देखनी है तो इंडिपेंडेंटली देखनी पड़ेगी कि वो एडमिसिबल है या नहीं है। ठीक है, लास्ट ये है provision as to document applied to material objects। The provision herein contained as to the documents shall so far as may be applied to all other material objects producible as evidence। देखें, वो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के बारे में ही हो। वो कह रहा है कि जो भी एविडेंस के तौर पे चीज़ आ सकती है, मसलन कोई पिक्चर, कोई सीडी, फर्ज करें कोई सीडी कोर्ट में पेश हो रही है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगी और उसके ऊपर वही प्रोविजंस अप्लाई होंगी जो कि हमने अभी पढ़ी हैं। तो बच्चों ये था ऑर्डर 13। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर 13 कंप्लीट और अब हमने ऑर्डर 41 शुरू करना है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।